कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश से जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की होने वाली है अक्टूबर में, 15-20 दिन बचे। इन 15-20 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर देखने हैं। मेरे साथ आप जुड़ जाइए। ये लक्ष्य क्लासेज के मॉडल पेपर है, बेहतरीन मॉडल पेपर होंगे। एक्सप्लेन सहित हम इन मॉडल पेपर 1 आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको बढ़िया तरीके से सवाल देखेंगे, 150 क्वेश्चन। आप जुड़ जाइए कि आपको 150 में से कितने सवाल आपको आते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी का ये मॉडल पेपर 1, पहला क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ये पहचान करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट का ऑप्शन बी नाइट्रोजन है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। जो गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो तरंग दैर्ध्य श्रेणी में जो अवरक्त विकिरण है उनको अवशोषित और उत्सर्जित करती है, वह ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो इनमें नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य जिम्मेदार गैस है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ये सारी गैस है वो ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वर्ष 1997 में, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का। वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए देशों को संधि या समझौता करने पर हस्ताक्षर हुए थे काफ़ी देशों के बीच। तो पहला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रयान जो सेकंड है उसके लैंडर का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? परम, विजय, विक्रम या प्रज्ञान? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 का जरूर जवाब दीजिएगा आप। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है विक्रम था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 22 जुलाई 2019 को जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसने चंद्रयान 2 को GSLV यानी मार्क 3 से सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन था और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर थे, लैंडर जो विक्रम और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ये प्रज्ञान है वो रोवर था, ये भी ध्यान रखना। इनका इस्तेमाल हुआ था और ये रोवर है जो प्रज्ञान, ये लैंडर जो विक्रम उनके अंदर स्थित था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप प्रकाश कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 से 5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन डी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा सवाल है, क्या होगा करेक्ट? 3 का ऑप्शन बी करेक्ट, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस वो आवश्यक ताप प्रकाश है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण तो किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, यह निर्मित थी कोवैक्सीन। और कोविशील्ड का निर्माण है वो भारत बायोटेक द्वारा हुआ था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही कोविड से बचाव में ये कारगर थी, दोनों टीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है तो सर्वाधिक कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है? कोयला तार का, केवलर का, फुदरीन का, फॉर्मेलिन का? बहुत अच्छा सवाल, स्वतः का जरूर आंसर करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट में सबसे प्रसिद्ध पदार्थ है वो केवलर होता है जो एक पैरा ऑर्मिड सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। इसके अलावा जो ये फॉर्मेलिन है वो फॉर्मेल्डिहाइड का एक जलीय विलयन होता है जिसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में होता है, इसका प्रयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है। और फुलरीन है ये कार्बन का एक बहुत समरूप, यह बकमिनिस्टर फुलरीन का सबसे सामान्य रूप माना जाता है। इसके अलावा कोलतार है, यह भूरे रंग का एक बहुत गाढ़ा द्रव होता है जिसका उपयोग बॉयलर को गर्म करने, साबुन, शैम्पू आदि बनाने में और पक्की सड़कों को बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है कोलतार का। बहुत अच्छा सवाल चौथा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म मानी जाती है? धान की, मसूर की, चन्ना की, गेहूं की? बहुत अच्छा सवाल, 5 का ऑप्शन डी, ये गेहूं की किस्म मानी जाती है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की किस्म है। इसके अलावा अन्य किस्में गेहूं की, पूसा विशेष है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा गेहूं है। इसके अलावा ये धान है, धान की किस्मों में
पूसा 667 आती है, पूसा 834 आती है, पूसा सुगंध 5 है, ये धान की किस्म है। मसूर की किस्मों में पूसा वैभव है, पूसा अगेती मसूर है, पूसा शिवालिक है। चना की किस्मों में पूसा चमत्कार है, पूसा 256, पूसा 372 ये है। लेकिन पूसा सिंधु है वो गंगा, ये पूसा सिंधु गंगा, गंगा के नाम से आपको याद रखना गेहूँ। पूसा विशेष, पूसा श्रेष्ठ, पूसा गेहूँ, तो ये सारी है वो गेहूँ की किस्में मानी जाती है। छठवां सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ये कारण बताना। पहाड़ पर व्यक्ति चढ़ रहा है तो आगे की ओर झुकेगा, उसका कारण क्या है? थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या धार्मिक मान्यताओं के कारण। बहुत अच्छा सवाल। छठे का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट छठे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। ग्लूकोज मानव शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, माल्टोज के रूप में। बहुत अच्छा सवाल। 7 का ऑप्शन जरूर करिएगा, क्या करेक्ट होगा? 7 का ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। ग्लूकोज है वो मानव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है, यानी जड़ नहीं है? कौन सी सब्जी जो जड़ नहीं है? आलू, गाजर, मूली, शलजम। बहुत अच्छा सवाल। 8 का ऑप्शन ए करेक्ट, आलू है वो तन्ना माना जाता है। इसके अलावा अदरक, रतालू ये भी तन्ने हैं, ये भी ध्यान रखना है। अदरक, रतालू, आलू ये तन्ने माने जाते हैं। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर ये सारी वस्तुएं वो मूल या जड़ वाली सब्जी में शामिल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ओम। बहुत अच्छा सवाल है। 9 का करेक्ट होगा डी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विद्युत प्रतिरोध की इकाई वो ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? हेप्टेन, हिस्टामिन, हिपेरिन, गंधक अम्ल, H2SO4। 10 बहुत अच्छा सवाल है। 10वां ऑप्शन बी हिस्टामिन है वो एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है। नेक्स्ट 11वां सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसकी स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा सवाल। 1 अगस्त 1969 को, 10 अगस्त 1966 को, 12 अगस्त 1969 को, या 15 अगस्त 1969 को। 11 सवाल बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन डी करेक्ट है। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत यह अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है ये भी ध्यान रखना, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसरो ने भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट भी बनाया, ये भी ध्यान रखना, जिसे सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1975 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसके द्वारा विकसित हुई? बहुत अच्छा सवाल है। एलेक्स जेफरी एवं सहयोगियों द्वारा, लालजी सिंह एवं सहयोगी, एम सदरन एवं सहयोगी, बी वॉलेस एवं सहयोगी। 12 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एलेक्स जेफरी और उनकी सहयोगी टीम ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक विकसित की गई। यह डीएनए सैंपल के आधार पर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से किसी भी व्यक्ति के डीएनए आधारित जो जेनेटिक प्रतिरूप होता है उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। इसका प्रयोग आपराधिक जांच प्रक्रिया में और मर्द की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वर्ष 1984 में इसको ब्रिटिश लिसेस्टर विश्वविद्यालय है, वहाँ वैज्ञानिक थे सर एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगी ने इस तकनीक का विकास किया था। बहुत अच्छा सवाल है 12वां। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा मॉडल पेपर है ये, इसको आप रोजाना जरूर देखिएगा। एक एक मॉडल पेपर अपना इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन रक्सी की तरह उपयोग में नहीं आता है? सुक्रोज, डीएमएसओ, ग्लिसरॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बहुत अच्छा सवाल है। 13 का ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, या अल्ट्रासोनिक तरंगे। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवरक्त तरंगे है वो टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। अवरक्त यानी आईआर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, इसलिए मानव आंख के लिए आदर्श होता है। इनका उपयोग वस्तु का ताप बढ़ाने में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, कोहरे में फोटोग्राफी करने में और रोगियों की सिकाई करने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्न तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? यानी चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगों का, रेडियो तरंगों का, प्रासर्वीय तरंगों का, या सूक्ष्म तरंगे। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट, प्रासर्वीय तरंगे। प्रासर्वीय तरंग है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंग है। चमगादड़ अपना मुंह या नाक के माध्यम से उच्च आवृत्ति ध्वनि का उत्सर्जन करके और प्रतिध्वनि सुनकर फिर उसका निर्धारण करते हैं, और मनुष्य ये प्रासर्वीय तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, केवल और केवल चमगादड़ सुन सकती है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ब्लैक फंगस रोग का कारण कौन सी फंगस है? म्यूकर,
लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा। बहुत अच्छा सवाल है। 16 का ऑप्शन है म्यूकर। काला कवक रोग एक प्रकार के सांसे के कारण होता है जिसे म्यूकोमाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, निम्न तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? साइंस से जुड़े हुए सवाल। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, SI, N और S। नेक्स्ट 18वां सवाल है, कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल। 2002, 2010, 2016 या 1972? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2010। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोम पिरामिड है वो देखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। जैव भार का प्रतिलोम पिरामिड किसमें देखा जा सकता है? कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में? वन में, घास स्थल में, तालाब में या रेगिस्तान में? 19 का ऑप्शन सी तालाब होगा। 20वां सवाल, मोबाइल संचार की जो 4G तकनीक है उसमें जी अक्षर है, उसका फुल फॉर्म क्या है? किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया है? ग्रेड के लिए, ग्रुप के लिए, ग्लोबल के लिए, जनरेशन के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। 20 का ऑप्शन डी जनरेशन हेतु इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट अब 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? टाइरोसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन? बहुत अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन सी होगा ट्रिप्टोफैन। अमीनो अम्ल जो नियासिन है उसमें यह परिवर्तित होता है। यह मानव शरीर में नियासिन यानी विटामिन बी है उसमें परिवर्तित होता है। नेक्स्ट 22वां सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कल ग्रंथि जो थायराइड है उसका क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, उपापचय का नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट, उपापचय का नियंत्रण। थायराइड जो गर्दन के निचले हिस्से में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं ये ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम भी करती है। इसके साथ ही यह हृदय, मांसपेशियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना थायराइड ट्राई आयो जो थायरानिन जो T3 है और थायरोक्सिन T4 है उन हार्मोन को स्रावित करता है और इसे थायराइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अपने को पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कंप्यूटर की विशेषताओं की सही व्याख्या नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपना कार्य स्वयं निर्धारित कर उसे पूर्ण कर देता है। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। कंप्यूटर अपना संपूर्ण कार्य बिना किसी त्रुटि के पूर्ण करता है। कंप्यूटर के परिणामों में त्रुटि मानवीय त्रुटि से ही संभव है। कंप्यूटर के भंडारण की शक्ति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपना कार्य स्वयं निर्धारित कर उसे पूर्ण कर देता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर कोई भी कार्य है वो स्वयं नहीं करता, यह यूजर द्वारा जो दिए गए निर्देश है उनके आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इस पर अभी विकास है बहुत जारी है, इसलिए ऑप्शन ए कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 24वां सवाल है, सही विकल्प बताना है, मिलान करना है। एक तरफ युक्ति है, एक तरफ मापन इकाई है। प्रोसेसर से हर्ट्स मापन इकाई है प्रोसेसर की। भंडारण की है वो है बाइट्स और सुपर कंप्यूटर की मापन इकाई है वो फ्लॉप्स। यानी 24 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रोसेसर हर्ट्स द्वारा मापा जाता है, प्रोसेसर की गति को हर्ट्स मापता है और कंप्यूटर में स्टोरेज की प्राइमरी यूनिट है वो बाइट्स है और सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, QR कोड है, क्विक रेटियो कोड, क्विक रिव्यू कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड या क्विक रिसीवर कोड? QR कोड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 25 का ऑप्शन सी क्विक रेस्पॉन्स कोड है, वो QR कोड की फुल फॉर्म होती है जिसको स्कैनर के द्वारा स्कैन करके डाटा को कंप्यूटर पर भेजा जाता है। QR कोड द्वारा उसके बारे में जानकारी तक त्वरित पहुंचा जा सकता है। 26वां क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर, रियल टाइम प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 26वां, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? 26 का ऑप्शन ए करेक्ट, मल्टी यूजर है। यानी मल्टी यूजर से आशय है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को एक से अधिक यूजर एक समय में प्रयोग में ले सकते हैं। 27वां सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वो क्या कहलाएगा? प्रिंटर, माउस, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर? 27 इजी सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूजर है वो छू नहीं जा सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजर
छू सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको छू सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकता। हार्डवेयर में कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है। सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, प्रोग्राम का समूह होता है। 28वां क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। विंडोज में स्टार्ट बटन है, उनके बारे में सत्य कथन है। एप्लीकेशन को लॉन्च करने में डिवाइस सेटिंग, सत्य कथन केवल 1 है, केवल सेकंड है, दोनों सत्य है या अप्रूव में से कोई नहीं। 28 बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट, दोनों सत्य है। विंडोज में जो स्टार्ट बटन है वो निम्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए, जो इंस्टॉल्ड कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर है उनको खोलने के लिए विंडोज स्टार्ट बटन का प्रयोग होता है। इसके अलावा कंट्रोल पैनल खोलने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट करने के लिए भी विंडोज में जो स्टार्ट बटन है उसका प्रयोग होता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। विंडोज के डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? विंडोज की जो डिस्प्ले है उसको बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? बहुत अच्छा सवाल। 29 का ऑप्शन डी करेक्ट, मैक्सिमाइज होगा। विंडोज के डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग होता है। विंडोज के डिस्प्ले को छोटा करने के लिए भी मिनिमाइज बटन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 2, 4, 6, 5? तो इसका ऑप्शन बी 4 होते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइनमेंट से तात्पर्य है कि कैसे और कहाँ टेक्स्ट रहेगा। बहुत अच्छा सवाल। 31वां क्वेश्चन नेक्स्ट 31वां सवाल है, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा फॉन्ट साइज है वो कितना होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है? 4, 8, 10 या 12? 31 का ऑप्शन बी होगा 8। फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 होता है, सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है वो 72 होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, बुलेट्स और नंबरिंग टूल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिस्ट बनाने के लिए, पेज नंबर देने के लिए, ड्राइंग करने के लिए या फाइल है वो रीनेम करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन ए करेक्ट, लिस्ट बनाने के लिए। बुलेट एंड नंबरिंग टूल्स का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। ड्राइंग करने के लिए हम एमएस पिक्चर मैनेजर या किसी अन्य ड्राइंग सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं। फाइल रीनेम करने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक से मेन्यू ओपन होता है और उसी मेन्यू में रीनेम विकल्प का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। 33वां सवाल है, इंग्लिश का सवाल है। सिनोनिम ऑफ इमोर्टल इज डेथलेस, एरोगेंट, शोरो, ऑल द अबव? 33 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डेथलेस। यानी इमोर्टल या डेथलेस का अर्थ होता है अमर। दोनों का यह पर्यायवाची शब्द है। और एरोगेंट है, इसका अर्थ होता है घमंडी, अहंकारी, और सौरो का अर्थ है वो दुख होता है। तो पर्यायवाची शब्द है इमोर्टल का डेथलेस यानी अमर। नेक्स्ट 34वां सवाल है, एनाटोनम ऑफ कंपेल इज पेरिटियल, डिसमिस, परस्यूएड या एक्चुअल? 34 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, परस्यूएड, यानी कि मजबूर करना या विवश करना। कंपल का अर्थ होता है मजबूर करना या विवश करना, और परस्यूएड का अर्थ भी फुसलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फाइंड आउट द एरर इन गिवन सेंटेंस। इनमें से गलत वाक्य की पहचान करनी है। ही वर्कड वेरी हार्ड, स्टिल ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ है? ही वर्कड वेरी हार्ड में, स्टिल ही कुड नॉट में, पास द एग्जामिनेशन में या नो एरर है? 35 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टिल ही कुड नॉट में। स्टिल के स्थान पर बट का प्रयोग होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस होता है तो बट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है। मित्रों, मैं इंग्लिश स्किप कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन के साथ ये सारे सवाल, ये मॉडल पेपर एक्सप्लेन के साथ, सारे आंसरों के साथ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। मैं इंग्लिश स्किप कर रहा हूँ, समझ चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हिंदी से जुड़ा हुआ 43वां सवाल है। एकात्म शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद है और संधि का नाम किस विकल्प में सही है? एकादनात्म गुण संधि, एकादनात्म यण संधि, एकादनात्म दीर्घ संधि, एकादनात्म वृद्धि संधि? 43 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एकादनात्म दीर्घ संधि, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 44वां सवाल है, अनअभ्यस्त शब्द है, उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन, अभी, अन, भी, अना, अनब, अ। अनभ्यस्त में शब्द में उपसर्ग कौन कौन से हैं? 44 का ऑप्शन एक, अन और अभी दोनों उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से सौम्य है, सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दूषण, गौण, दुरात्मा या भीषण? 45 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भीषण।
सौम्य यानी भीषण भयंकर, दूषण का अर्थ भूषण होता है, गौण का अर्थ मुख्य होता है, दुरात्मा का महात्मा होता है। 46वां सवाल, निम्न में से कंज का अनेकार्थक शब्द कौन सा? अमृत, विश्व, घड़ा, चतुर। हिंदी से जुड़े हुए सवाल है सारे। ऑप्शन ए करेक्ट, अमृत। कंज का अनेकार्थक शब्द अमृत होता है। इसके अलावा केस, कमल, ब्रह्मा, ये सारे हैं। घड़ा, कुंभ का अनेकार्थक शब्द है घड़ा। और विश्व, केस, किरण आदि विश्व के अनेकार्थक है। इसके अलावा चतुर है वो कुशल का अनेकार्थक शब्द माना जाता है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के ये उदाहरण माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के, गुणवाचक के, भाववाचक के, व्यक्तिवाचक के? बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना। आधीन, विरहणी, उन्नतशील, गोवर्धन। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 48 का ऑप्शन डी गोवर्धन है वो शुद्ध है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। विरहणी नहीं होता, विरहीणी होता है। और उन्नतिशील होता है, उन्नतशील नहीं होता, उन्नतिशील होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, खिड़की के पास बैठने की जगह वाक्यांश के लिए समुचित एक शब्द क्या होगा? जो खिड़की के पास बैठने की जगह है, एक शब्द क्या होगा? दरीचा, थपड़ी, दित्सा या दुर्भगा? बहुत अच्छा सवाल। 49 का ऑप्शन ए वो दरीचा कहलाएगा। खिड़की के पास बैठने की जगह दरीचा, थपड़ी, दोनों हथेलियों के टकराने से होने वाली जो आवाज है वो थपड़ी कहलाएगी। दित्सा क्या होता है? देर करने की इच्छा, दित्सा। दुर्भगा, जो पति के शनि से वंचित स्त्री है वो दुर्भगा कहलाएगी। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, तिनके की ओट में पहाड़, ये लोकोक्ति है, इसका सटीक अर्थ निम्न में से क्या होगा? कुछ चीजें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती है। वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। छोटी सी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। सबसे अलग स्थिति। 50 का ऑप्शन सी, छोटी सी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना, तिनके की ओट में पहाड़ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तिरा तेल अमीरट चडेन दूजी बार, यानी कुछ चीजें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती है, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है। और इसकी लोकोक्ति होगी तिरा तेल अमीरट चडेन दूजी बार। इसके अलावा 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति, इसकी लोकोक्ति होगी 3 लोग से मथुरा न्यारी। तीरथ गई मुंडा सिर, यानी वातावरण के अनुसार निर्णय लेना, तीरथ गई मुंडा सिर। 49 क्वेश्चन है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? अपेसमेंट, तुष्टिकरण, जेड्यूसिस, विधि सम्मत, जजेस, आर्बिट्री, उचित, अकाउंटेबिलिटी, लेखा संबंधी। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द ऑप्शन ए में हुआ है। इसके अलावा विधि सम्मत नहीं होता है, जजेस न्याय संगत होगा, और आर्बिट्री मनमाना होगा, उचित नहीं होगा, और अकाउंटेबिलिटी का जवाबदेही या लेखा देता होगा, लेखा संबंधी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में निम्न में से क्या नहीं लिखा जाता है? स्वनिर्देश, भवदीय, संदर्भ, संबोधन या महोदय मान्यवर, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता। 52 का ऑप्शन डी होगा, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता है वो कार्यालय पत्र में नहीं लिखा जाता। बहुत अच्छा सवाल। कार्यालय पत्र क्या होता है? जो पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, या दो राज्य सरकारों के बीच, या विदेशी सरकारों के बीच, या सरकारी गैर सरकारी संगठन संस्थाओं के बीच जनसाधारण के साथ संबंध स्थापना हेतु परस्पर प्रेषित किए जाते हैं, वो कार्यालय पत्र कहलाएंगे। मैथ है, मैथ में स्किप कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन के साथ आंसर इस मॉडल पेपर का अपने टेलीग्राम पर देख लेना। सारे मैथ के सवाल स्किप कर रहा हूँ, समझ चाहता हूँ। रीजनिंग भी मैं स्किप कर रहा हूँ। सीधा मैं लिए चलता हूँ आपको 77वां सवाल, अपने राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ सवाल। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने, जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा हरि सिंह ने, या महाराणा भीम सिंह ने? 77 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जगत सिंह सेकंड ने। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे, उन्होंने भीलवाड़ के हुडा नामक स्थान पर सम्मेलन की योजना बनाई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपुताना के राजाओं को एकत्र करना था। फिर जनवरी 1734 को सम्मेलन से पहले ही संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता वो संग्राम सिंह द्वितीय के जो पुत्र जगत सिंह सेकंड थे उन्होंने की, लेकिन ये सम्मेलन है इसका परिणाम बाद में असफल रहा, सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों ने, प्रतिहारों ने, कछुआओं ने, या चौहानों ने? बहुत अच्छा सवाल। 78 का ऑप्शन बी, प्रतिहारों द्वारा जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? नीमड़ा, निमुचना, गोविंदपुरा या डाबड़ा? बहुत अच्छा सवाल। 79 का ऑप्शन बी, निमुचना हत्याकांड, जो अलवर के बानसूर तहसील के निमुचना में 13 मई 1925 को किसानों के सभा पर कमांडर थे सज्जू सिंह, उन्होंने गोली चलवाई, जिसमें 50 किसान है वो शहीद हो गए और 1600 किसान घायल हो गए थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। 80वां सवाल है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया, कौन सा शासक था? चंद्रसेन, मालदेव, मान सिंह या जोध सिंह? ऑप्शन बी करेक्ट, मालदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, राजस्थान में जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो कब हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1931 में? बहुत अच्छा सवाल, 81 का ऑप्शन सी 1942 को। ये जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख जो हीरालाल शास्त्री थे, सितंबर 1942 को हुआ था। और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच, जिसके तहत जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, ऐसा निर्णय इस सम्मेलन के तहत हुआ था। हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच, जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख थे हीरालाल शास्त्री, सितंबर 1942 को हुआ। 82 क्वेश्चन है, ब्रज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? बहुत अच्छा सवाल। जॉर्ज थॉम्स ने, कनिंगम ने, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने, इनमें से कोई नहीं। 82 का ऑप्शन बी होगा, कनिंगम ने। कनिंगम ने यूची जाति का वंशज माना था और कुषाण जाति से राजपूतों का संबंध जोड़ा, जबकि भंडारकर ने ब्राह्मणों से बताया था। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? घेवर माता, चौथ माता, बाण माता या भौर माता? 83 का ऑप्शन सी होगा, बाण माता। जो मेवाड़ के गोइल और सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। और बाण माता का मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में। 84 क्वेश्चन है, सन्यासियों का सुल्तान है वो किसे कहा गया? कबीर शाह को, संत हमीबुद्दीन नागौरी को, ख्वाजा फखरुद्दीन को या संत अब्दुल्ला पीर को? 84 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संत हमीबुद्दीन नागौरी है वो सन्यासियों का सुल्तान कहलाता है। जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ख्वाजा साहब ने संत हमीमुद्दीन को सुल्तान तारकिन की उपाधि दी थी। 85 क्वेश्चन, बादल विलास व उदय विलास महल है वो किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला, आना सागर, गैप सागर या मोती सागर? 85 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गैप सागर। गैप या गैप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। इसके किनारे सर्वांत महल है, बादल विलास महल है, उदय विलास महल है, कालीबाई का स्मारक भी इस झील के किनारे है। तो ये इस वीडियो में हमने 85 सवालों का डिस्कस किया एक्सप्लेन के साथ। आपको ये PDF प्राप्त करनी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दें। क्लास कैसे लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए। और इसके अलावा आगे आने वाले संपूर्ण मॉडल पेपर 20-25 दिनों के अंतर्गत हम CET सीनियर सेकेंडरी की तैयारी करवाएंगे। अपने चैनल के साथ आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच।